रहीम अज़ीज़ तलबा और तालिबात अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि लास्ट लेक्चर में आपने देखा हमने चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट कर लिया था। आज हम फिज़िक्स का चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिस चैप्टर का हेडिंग्स या नेम है वेक्टर्स एंड इक्विलिब्रियम। हमारे बोर्ड के पेपर के लिहाज से द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर, और इसमें सबसे ज़्यादा हमारे क्वेश्चंस या वेटेज जो पेपर के लिहाज से आती है वो इसमें शामिल है। सबसे पहले इस चैप्टर को जब हम स्टार्ट करते हैं तो शुरू में एक सवाल पूछा जाता है कि व्हाट इज़ फिज़िकल क्वांटिटी। तो पिछले चैप्टर में भी हमने डिस्क्राइब किया था, एक दफ़ा फिर देखते हैं। ऐसी क्वांटिटीज़ जो बुनियादी तौर पे किसी बॉडी की फ़िज़िकल प्रॉपर्टी को मेजर करे उसे फ़िज़िकल क्वांटिटी कहते हैं। या फिर दूसरा ये है कि ऐसी क्वांटिटी जो आसानी से ऑब्ज़र्व हो सके और आसानी से हम उसे क्या कर सके, मेजर कर सके। तो मैंने एक एग्जांपल आपको कोट की थी कि अगर हम पानी को गिलास में डाल के पानी को देख के ये बताएं कि पानी का कलर कैसा है, पानी के अंदर फिंगर को डिप करके बताएं कि पानी का टेम्परेचर कितना है, यानी हॉट है या कूल है, हम पानी का टेस्ट बता सकते हैं, मगर ये नहीं बता सकते कि उसमें हाइड्रोजन कहाँ खड़ी है, ऑक्सीजन कहाँ खड़ी है। तो कुछ प्रॉपर्टीज़ ज़ाहरी तौर पे देखी जाएंगी, कुछ नहीं। जो देखी जा रही हैं उन्हें कहते हैं फिज़िकल प्रॉपर्टीज़। उन प्रॉपर्टीज़ को जब पैमाइश करते हैं, वैसे कहते हैं पानी बहुत गर्म है, तो भाई कितना गर्म है, 7 डिग्री 10 डिग्री, ये उसकी क्वांटिटी होगी। मैं कहता हूँ ये पॉइंटर लेंथी है, तो ये लंबाई मैंने एक प्रॉपर्टी बयान की, कितनी लेंथ है ये इसकी क्वांटिटी होगी। तो ऐसी चीज़ जो इजीली ऑब्जर्व हो, इसीलिए मेजर की जा सके, उससे हम लोग क्या कहते हैं, फिजिकल क्वांटिटी। हाउ मेनी टाइप्स, मुख्तलिफ बुक्स में तो मुख्तलिफ हैं, लेकिन हमारे बुक्स के मुताबिक नाउ देयर आर 2 टाइप्स ऑफ द फिजिकल क्वांटिटीज। याद रखने इसके और भी टाइप्स हैं, लेकिन हमारे चौके सिलेबस के मुताबिक फिलहाल जो बेसिक है उसमें कितनी क्वांटिटीज़ का जिक्र किया गया, 2। नंबर 1 स्केलर क्वांटिटी एंड नंबर 2 कौन सी क्वांटिटी है, वेक्टर्स। बेटा इसमें स्केलर उन फिजिकल क्वांटिटीज़ को हम कहते हैं जिनको एक्सप्रेस करने के लिए, जिनको बयान करने के लिए हमें कोई ज़्यादा तगो नहीं, सिर्फ 2 फैक्टर दरकार होते हैं। एक फैक्टर का नाम मैग्नीट्यूड यानी मिकदार है, और दूसरे का नाम क्या है, यूनिट है। जैसा कि आप जाते हैं, आप बाज़ार में जाके दुकानदार से शॉपकीपर से पूछते हैं कि मुझे एक चीज़ शुगर चाहिए, चीनी चाहिए। जब आप शुगर की डिमांड करते हैं तो पूछता है जी हाँ बेटा कितनी चाहिए, तो आप कहते हैं जी 5 चाहिए। तो आपकी बात वाज़ेह नहीं हुई। वो पूछेगा बेटा 5 ग्राम चाहिए, 5 किलोग्राम चाहिए, 5 टन चाहिए, क्या चाहिए? तो फिर आप क्या बोलेंगे, 5 किलोग्राम। इसका मतलब आपकी बात कब वाज़ेह हुई, जब आपने पहले 5 बोला जो कि मैग्नीट्यूड थी, फिर क्या बोला, किलोग्राम, ये क्या थी, यूनिट। तो मैग्नीट्यूड और यूनिट से हमारी बात डिस्क्राइब हो गई। तो ऐसी क्वांटिटी को कौन सी क्वांटिटी कहेंगे, स्केलर। जैसा कि मैस है, जैसा कि डिस्टेंस है, को कहते हैं जी 5 मीटर का फासला है। जैसा कि स्पीड है, एक गाड़ी जो है वो 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से जा रही है, हमें वहाँ डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं है। लिहाजा ये तीनों चीज़ें कौन सी क्वांटिटी को कलर करती हैं, स्केलर। एग्जैक्ट इसी तरीके से वेक्टर में आएंगे तो एक फैक्टर और बढ़ जाएगा। एक है मैग्नीट्यूड, यूनिट, और फिर क्या है, डायरेक्शन। बाज़ बुक्स में मैग्नीट्यूड को नंबर भी लिखा होता है, यानी डिजिट जिसको कहा जाता है वो भी लिखा होगा। इसका मतलब ये है कि यहाँ डायरेक्शन का तयन करेंगे। लेट से हम कहें जी एक गाड़ी जा रही है 10 किलोमीटर की पर सेकंड की स्पीड से, 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से किस सिमत में जा रही है। अगर हम सिमत नहीं बताते तो उससे समझ नहीं आती कि गाड़ी किस तरफ जा रही है। मैं उसे कहता हूँ कि यहाँ से जो है ना फलां जो घर है वो इतने मीटर पे है, तो बात वाज़ेह नहीं होगी। मैं कहूँगा इतने मीटर पे ईस्ट की तरफ है या वेस्ट की तरफ है, बात वाज़ेह होगी। तो पहले उन्हें वजाहत नहीं की थी, जब डायरेक्शन वजाहत कर दी तो फिर वो कौन सी क्वांटिटी होगी, वेक्टर्स। इस तरीके से देखिए डिस्प्लेसमेंट है, जैसे घर की मिसाल दे रहे थे 5 मीटर, किस तरफ, ईस्ट की तरफ, बात वाज़ेह होगी। गाड़ी जा रही है कितनी स्पीड से, 10 मीटर पर सेकंड, किधर जा रही है, वेस्ट की जानिब। तो नो वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। अब चूंकि ये सारा के सारा चैप्टर्स वेक्टर से मुतल्लिक है, तो अगले टॉपिक्स में हम जाएंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स, कि इन वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, यानी उनको अगर हम बयान करें तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो बेटा वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के 2 सिंपल मेथड हैं। एक मेथड का नाम है सिंबॉलिक मेथड, दूसरे मेथड का नाम होता है ग्राफिकल मेथड। सिंबॉलिक का लफ्ज़ सिंबल से निकले, अलामत, जिसमें चीज़ को तो नहीं लाते, अलामत लाते हैं। जैसे हम बंदे का नाम बयान करते हैं कि फ़लाँ बंदे का नाम अकबर है, फ़लाँ बंदे का नाम सगीर है, तो ये अकबर, सगीर, समथिंग जो नाम रखे जाते हैं ये बेसिकली सिंबल होते हैं। ये अकबर का ये मतलब होता है बड़ा। अब ज़रूरी कि वो शख्स बड़े कद का हो,
लेकिन नाम तो अकबर हो सकता है। इसका मतलब जस्ट उसका क्या है, सिंबल है। इसी तरीके से वेक्टर के अंदर भी सिंबल इस्तेमाल किया जाता है, और सिंबल कहाँ से लिया जाता है, इंग्लिश लेटर ABC से लिया जाता है। फिर कैसे पता चलेगा कि ये इंग्लिश अल्फ़ाबेटिक्स मौजूद हैं या वेक्टर के ज़ाहिर कर रही हैं, तो फिर उसके लिए उसने वजाहत की कि लेटर विद एरो अबव और बिलो, कोई लेटर है उसके ऊपर एरो लगाएंगे या नीचे, फिर वो वेक्टर होगा, अदरवाइज वो सिर्फ अल्फ़ाबेटिक होगा। जैसा कि ज़रा देखिएगा, हम वेक्टर को एक्सप्रेस करने जा रहे हैं, ये वेक्टर बी लिखा हुआ है और ये भी बी लिखा हो तो कोई फ़र्क नहीं है, लेकिन जब हम इस बी के ऊपर एरो का निशान लगा देंगे तो नाउ इट इज़ कॉल्ड क्या होगा, वेक्टर्स। इसी तरीके से ये ए लिखा हुआ है, ये ए लिखा हुआ है, दोनों में कोई फ़र्क नहीं है, मगर अगर हम इसके नीचे एरो का निशान लगा देते हैं तो नाउ इट इज़ कॉल्ड क्या होगा, वेक्टर। तो ऊपर या नीचे एरो लगाने के बाद वो आम अल्फ़ाबेटिक नहीं रहता, वो किसको रिप्रेजेंट करता है, वेक्टर्स को। आगे चलते हैं, ये सी सिंपल लिखा है, जब इस सी को मैंने लिखा है तो खासा मैंने बड़ा मोटा करके लिखा है, जिसको जली हरूफ इंग्लिश में क्या कहते हैं, बोल्ड फेस। नाउ द बोल्ड फेस रिप्रेजेंट द क्या होगा, वेक्टर। तो ये वेक्टर है, ये सिंपल क्या है, सी है। अगर हम इसको मैग्नीट्यूड के तौर पे यानी इसी सिंबॉलिक मेथड में मैग्नीट्यूड बयान करना चाहें तो हम किसी भी एरो के ऊपर हम क्या लगा देंगे, दो पैरेलल लाइन, इससे हम क्या कहते हैं, मॉड, ये मैग्नीट्यूड शो करेगा। ऐसे इसके ऊपर लाइन लगा दें, ये शो करेगा मैग्नीट्यूड। और अगर हम बोल्ड में खड़े हैं उसको लाइट कर देंगे, वो उसकी मैग्नीट्यूड को शो करती है। बोल्ड में जाते हैं तो वो वेक्टर को शो करती है। अगला हमारा टॉपिक जो था वो था ग्राफिकल मेथड। लफ्ज़ ग्राफ बुनियादी तौर पे किसी पिक्स या तस्वीर को कहते हैं। ये चूँकि लैटिन वर्जन में है, इस वजह से हम जब वेक्टर को ग्राफिकल मेथड में जाएंगे तो हम वेक्टर की बाकायदा तस्वीर शो करेंगे। तो अब वेक्टर की तस्वीर कैसे बनेगी, इसके लिए याद रखें कि वेक्टर की तस्वीर बनाने के लिए हमें एक स्ट्रेट लाइन चाहिए होती है, और स्ट्रेट लाइन के साथ हमें एक एरो हेड चाहिए होता है। इट मीन स्ट्रेट लाइन प्लस एन एरो हेड मिलके किसको रिप्रेजेंट करता है, वेक्टर को। और इस मेथड का क्या नाम रखा गया, ग्राफिकल मेथड। सर जब हम स्ट्रेट लाइन लगाएंगे तो वो किसको शो करेगी, मैग्नीट्यूड को। इट मीन जितनी हमारी मैग्नीट्यूड होगी उतनी लंबी हम क्या शो करेंगे, लाइन। जिस डायरेक्शन में वो लाइन जा रही है उस डायरेक्शन के ऊपर हम एक एरो लगाएंगे। तो लाइन के दोनों साइड के ऊपर एरो नहीं होगा, लाइन के किसी एक साइड के ऊपर एरो होगा। जैसा कि बेटा ये लाइन यहाँ से लेके यहाँ तक आई, इसमें मैंने प्लस किया ये एक एरो हेड, तो अब एरो हेड किसको शो करेगा, डायरेक्शन को, और ये किसको शो करेगी, मैग्नीट्यूड को। तो यहाँ से देखिएगा ये पूरे का पूरी लाइन जो और एरो हेड के साथ ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है, वेक्टर को। इट मीन इस मेथड को हम कौन सा मेथड कहते हैं, ग्राफिकल मेथड। अब हम एक नए टॉपिक पे आते हैं। इस टॉपिक का नाम है बेटा रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। अब नाम ही से हमने बहुत कुछ सीखना है। तो सबसे पहले ज़रा लफ्ज़ देखिएगा, रेक्टेंगुलर। ये लफ्ज़ रेक्टेंगुलर कहाँ से लिया गया, ये बुनियादी तौर पर एक लफ्ज़ है राइट एंगल। तो बेटा ये जो राइट एंगल का लफ्ज़ होता है ये वहाँ इस्तेमाल होता है जहाँ पे थीटा की कीमत किसके बराबर होती है, एग्जैक्ट 90 डिग्री की। इसका मतलब ये है कि 90 डिग्री को अगर हम राइट एंगल कहते हैं तो राइट एंगल के इसी लफ्ज़ को अगर हम नाउन के तौर पे रेक्टेंगल यानी जिसको उर्दू में मुस्ततील कह देते हैं वो पढ़ा जाता है। ये ऐसी चार साइडों वाली शेप होती है जिसके हर कॉर्नर पे एंगल कितनी डिग्री का होता है, 90 का। इसी रेक्टेंगल से लफ्ज़ क्या निकाला गया, रेक्टेंगुलर, यानी ऐसे कोऑर्डिनेट जिसमें एंगल कितनी डिग्री का होगा, 90 का। अब वो कोऑर्डिनेट क्या हैं, उनको हम लाइन ग्राफ की शक्ल में लाइंस को कहते हैं और वेरिएबल की शक्ल में हम उनको कोऑर्डिनेट कहते हैं, जैसे ABC, XYZ। तो ये बुनियादी तौर पे हमारे पास क्या होंगे, कोऑर्डिनेट्स होंगे। डेफिनेशन क्या बनेगी, सेट ऑफ 2 or 3 म्यूचुअल परपेंडिकुलर लाइन्स, यानी एक ऐसा सेट जिसमें कम से कम 2 लाइनें या 3 लाइनें, कम ज़्यादा से ज़्यादा, उनको आपस में परपेंडिकुलर शो कर रही, यूँ क्रॉस कर रही हों, एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हों। तो उन लाइनों की जो इंटरसेक्टिंग किसी पॉइंट पे बन जाएगी तो नाउ इन लाइंस के सेट को, चाहे वो 2 हैं चाहे वो 3 हैं, हम उन्हें क्या कहेंगे, रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम कहेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं 2 लाइन्स वाली को, वो कैसे बनते हैं। तो बेटा एक लाइन सीधी यूँ ड्रा कर दी, एक लाइन उसके ऊपर यूँ ड्रा कर दी। गौर से देखिएगा हर जगह के ऊपर एंगल कितनी डिग्री का बनता है, 90 का। लिहाजा ये 2 लाइनों पर मुश्तमिल क्या कहलाएगा, इससे कहेंगे 2 डायमेंशंस। क्या कहेंगे, 2 डायमेंशन। इसमें 2 डायमेंशंस में इस लाइन को जो ज़मीन के साथ पैरेलल है, अर्थ के साथ पैरेलल है, इसे कहते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन, और इसको आमतौर पर पकड़ते हैं XOX डैश, यानी XOX डैश। दूसरी लाइन होगी वर्टिकल लाइन्स जो कि YOY डैश। वर्टिकल लाइन्स परपेंडिकुलर होती है और ये लाइन इसके ऊपर क्या होती है, पैरेलल टू क्या होगी, अर्थ होगी। तो लिहाजा इन 2 लाइन्स के इस सिस्टम को हम 2 डायमेंशन कहेंगे और 2 डायमेंशन सिस्टम को हम बाज़ औक़ात किससे शो करते हैं, प्लेन से। याद रखना है 2 डायमेंशन में किसी वेक्टर को ज़ाहिर करने के लिए हमें एक एंगल दरकार होता है
और कितने कंपोनेंट दरकार होते हैं, 2। लेट से मैं एक वेक्टर को यहाँ शो करूँ तो इस वेक्टर को बयान करने के लिए सिर्फ एक एंगल दरकार है। इस एक एंगल की मदद से हमारा ये वेक्टर क्या हो गया, डिस्क्राइब हो गया। इसी तरीके से अगर ये 2 के बजाय 3 लाइन्स हों तो एक को हम लोग एक्स एक्सिस कहेंगे, एक को हम वाई एक्सिस कहेंगे, एक को क्या कहेंगे, सी एक्सिस। तो ये क्या बनता है, 3 डायमेंशन। आप हैरान होंगे कि सर यहाँ तो 90 का एंगल है मगर यहाँ तो 90 का एंगल नहीं है। इसका मतलब ये जो लाइन मैंने डॉट से शो की है ये बेसिकली एक्चुअल लाइन नहीं है। बेसिक एक्चुअल लाइन एक्स एक्सिस की ये है, वाई एक्सिस की ये है और जी एक्सिस की लाइन बेटा एक्चुअली ये है जो मैंने पॉइंटर आपको शो किया है। अब हवा में चूंकि लाइन लगाना मुमकिन नहीं है इसलिए फर्जी तौर पर इसको यहाँ शो कर देते हैं। तो किसी कमरे के कोने को अगर देखें तो उसमें 3 कॉर्नर के ऊपर 3 लाइन इकट्ठी होती हैं, वो तीनों आपस में क्या कहला सकती हैं, परपेंडिकुलर्स। लिहाजा एक्चुअली जो जी एक्सिस है वो ईयर के अंदर डेवलप हो रहा है। अगर हम उसको जाएं तो इनटू द बोर्ड जा रहा है मगर ना तो इनटू द बोर्ड लाइन लग सकती है ना आउट ऑफ द बोर्ड लग सकती है। तो लिहाजा हम इमेजिनरी यहाँ शो कर देते हैं। इसको हम लोग बेटा क्या कहते हैं, 3 डायमेंशन। जहाँ 3 डायमेंशन का लफ्ज़ आएगा वहाँ बुक में क्या लफ्ज़ यूज़ करेगा, स्पेस, और 2 डायमेंशनली क्या लफ्ज़ इस्तेमाल करेगा, प्लेन। स्पेस में कितने कोऑर्डिनेट होंगे, 3, एक्स वाई जी 3 कोऑर्डिनेट के साथ होगा। उसमें कितने कोऑर्डिनेट थे, 2 एक्स और क्या थे, वाई। लिहाजा इसमें 3 लाइन को एक्स ओ एक्स डैश, वाई ओ वाई डैश, जी और जी डैश से हम क्या करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे बेटा इसमें एक वेक्टर को डिस्क्राइब करने के लिए कितने एंगल चाहिए, 1। तो इसमें एक वेक्टर को डिस्क्राइब करने के लिए कितने एंगल चाहिए, 3। यानी हर कोऑर्डिनेट के साथ 3 एंगल। फर्ज करें मेरे पास एक बेटा वेक्टर ये है, इस वेक्टर ए क्या एक एंगल बनेगा एक्स के साथ जिसका नाम लेट से अल्फा, एक y के साथ जिसका नाम लेट से क्या है, बीटा, और एक इसका z के साथ जिसका नाम क्या है आपके पास, गामा। तो इसको डिस्क्राइब करने के लिए हमें कितने एंगल चाहिए थे, 3। ए अल्फा बीटा गामा, अल्फा विद एक्स एक्सिस, बीटा विद वाई एक्सिस एंड गामा विद क्या होगा, जी एक्सिस। नाउ इसको 3 एंगल ही एक्सप्रेस करेंगे। ये कौन सा बल कहलाता है, 3 डायमेंशन कोऑर्डिनेट सिस्टम कहलाएगा। लिहाजा अगर हम इसके कंपोनेंट हासिल करें तो वेक्टर ए के 3 कंपोनेंट बनेंगे, एक टुवर्ड्स एक्स, टुवर्ड्स वाई एंड टुवर्ड्स क्या होगा, जी। जब किसमें अगर किसी के कंपोनेंट हासिल करेंगे तो कितने कंपोनेंट हासिल होंगे, एक्स 2, एक होगा टुवर्ड्स एक्स और दूसरा कौन सा होगा, टुवर्ड्स वाई। नाउ इट इज कॉल्ड 2 डायमेंशन एंड इट इज कॉल्ड क्या होगा, 3 डायमेंशन। बेटा जहां ये 2 लाइनें या 3 लाइनें पॉइंट पे आके इंटरसेक्ट करती हैं, इस पॉइंट का नाम है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। स्पेसिफिक नेम इज ओरिजिन या रेफरेंस पॉइंट। तो हम इसे रेफरेंस पॉइंट कहते हैं या ओरिजिन के नाम से इसे क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। जो बेसिकली 2 लाइनों का संगम बनता है, ये 3 लाइनों का क्या बनता है, इंटरसेक्ट। सो इसको क्या कहेंगे, रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट क्या पढ़ेंगे, सिस्टम। सो आज के लेक्चर्स में हम यहाँ तक रोकेंगे, कल इंशाल्लाह फिर अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे।